वेलकम टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ फ्लैप सीरीज। इस एपिसोड पे डिस्कशन होगी कि फ्लैप पार्ट वन की प्रिपरेशन एक्चुअली में कैसी की जाए। स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पैटर्न और इसके सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फरखुंदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओईटी या आइल्स जो भी स्टूडेंट क्लियर करने के बाद जब फ्लैप पार्ट वन के एग्ज़ाम की तरफ जा रहा है तो वो अपने माइंड पे क्या रखे, ये एग्ज़ाम कितना कम्पेटिटिव है और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है? सबसे पहले तो अगर जब भी आपको अपना आइल्स और ओईटी का जो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और अब आपको अपियर होना है, तो आप जीएमसी की वेबसाइट पे क्लोजली नज़र रखें कि वो नेक्स्ट डेट्स कब रिलीज़ कर रहे हैं। आई हर्ड दैट आई थिंक 24 जून को ये नई डेट्स खोलेंगे। तो जिन लोगों का भी आइल्स या ओईटी क्लियर है उनको एक हफ़्ता मिलता है, a few days before the exam date opens, where they go on the GMC website, they make their account and they upload their results. उन results पे they will message you that okay you are proficient या you are eligible to apply and then you will book your date. वो बुकिंग अगर आपकी हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो गया है क्योंकि बहुत बैकलॉग है, बहुत लोग हैं जो प्लैब अप्लाई करने वाले हैं। और प्लैब पार्ट वन जो है वो साल में 4 दफ़ा कंडक्ट होता है, 2 दफ़ा ओवरसीज़ और 2 दफ़ा और 4 टाइम्स इन द यूके। सो जो 2 टाइम्स ओवरसीज़ है उसमें हमारा कराची एक और इस्लामाबाद, ये हमारे सेंटर्स हैं हमारे कंट्री में। और जो आपको क्लोजर कंट्रीज़ हैं तो आई थिंक समवेयर इन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, दीज आर ऑल्सो क्लोजर ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू ट्रैवल एंड गिव द एग्ज़ाम। और कुछ लोग तो यूके जाके भी देते हैं क्योंकि इतना अभी सीट्स मिलने में मुश्किल होता है। सो यू नीड टू हैव योर अकाउंट एंड योर ओईटी और आइल्स रिजल्ट अपलोडेड बिफोर द डे वेयर द एग्ज़ाम डेट ओपन्स एंड देन यू गेट टू बुक योर एग्ज़ाम। सो नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट आपने सक्सेसफुली अपना आइल्स या ओईटी दे दिया है और आपको यूर लकी इनफ कि आपको डेट मिल गई है, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सो जस्ट टू नो अ बिट अबाउट द एग्ज़ाम, इट इज़ एन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम। क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं उसके अंदर, दे आर सिमिलर टू step 2 CK if anybody is familiar with, but sometimes the scenarios can be shorter. They're not necessarily as long as a step 2 CK exam, but the topics are similar. The course I would say अगर आप उसको बोलेंगे and 180 minutes हैं आपके पास and आपके पास 180 questions है. So time management is something that one really needs to work on क्योंकि it gets very difficult in you have 1 minute per question. So in that 1 minute you need to read the question, you need to think about it, you need to shade the answer and all of that and then move to the next question and then in the end you have a couple of minutes at least left to see कि आपने सारे questions किए हैं कि नहीं. So little few tips ही होते हैं कि कोशिश करें कि एक सवाल पे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा सवाल ना छोड़ें जैसे हम अपने मेडिकल स्कूल में करते हैं क्योंकि वी माइट नॉट हैव इनफ टाइम टू गो बैक एंड रीचेक ऑन दोज एग्जाम्स, सॉरी दोज क्वेश्चंस. They test you on 3 domains. First of all, how are you applying your clinical knowledge? Then आपकी 2 good clinical knowledge and clinical experience both. And the second 2 things come under the domain of good medical practice. आपकी data gathering कैसी है, आपकी assessment कैसी है और आपकी management कैसी है. So even when you get your results, तो वो ऐसे questions आते हैं, कुछ आपसे आपकी knowledge के बारे में पूछते हैं, आपके experience के बारे में ऐसे questions होंगे, कुछ आपसे will be assessing कि आप data gathering कैसे करते हैं या आपकी management skills कैसी हैं. And then eventually when you get your results तो उसका breakup भी मिलता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसे सवाल सॉल्व किए, कि कौन से सवाल में आपके कितने सही हुए हैं, डिपेंडिंग कि आपकी मैनेजमेंट्स कैसी थी, आपकी एक्सपीरियंस और मेडिकल नॉलेज का कैसा था, आपका डेटा गैदरिंग कैसा था. इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट यू स्टडी इन ड्यूरिंग योर 5 years, बट मोस्टली इन योर क्लिनिकल ईयर्स. जो आपके 3rd year ऑनवर्ड्स क्लिनिकल ईयर्स शुरू हो जाते हैं, उसमें आप क्या कवर करते हैं. इट इज़ दैट बेसिक नॉलेज. द एग्ज़ाम इज़ नॉट tough, but it is competitive. They ask you questions which they expect you to know.
तो जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें अगर आप बोलें कि कोर्स क्या है, सो क्वेश्चंस फ्रॉम all medical specialties including surgery and allied medicine and allied, psychiatry, obstetrics, gynecology, ENT, eye, and ethics. And ethics is a very important part. So इन सब से आते हैं questions, तो आपकी neurology, nephrology, gastroenterology हर जगह से आएंगे, and then आपकी medical judgment देखने के लिए ethics के questions भी बहुत आएंगे. So course is basically जो आप अपने 3 साल of clinical years में पढ़ते हैं. फरफुंदा, प्लेब पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए आप रेफरेंसेस के लिए क्या रेकमेंड करेंगे? सो अगर आप जीएमसी की वेबसाइट पे जाएं और आप प्लैब 1 के बारे में देखें तो आपको कुछ रिसोर्सेज वहाँ से मिलेंगी, जिसमें एक प्लैब ब्लूप्रिंट नाम का है और जो गुड मेडिकल प्रैक्टिस की उनकी गाइडलाइंस हैं. सो वो आप देख लें तो अच्छा है. नाउ कॉमनली व्हाट वी यूज़ इज़ यू कैन यूज़ योर ऑक्सफोर्ड क्लिनिकल बुक फॉर मेडिसिन, और कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं जो सबसे कॉमन. आई गेव इट इन 2019, तो उसको थोड़ा उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन बैंक्स आ गए, बट उस वक्त तक प्लैबेबल ही था. एक बस थोड़ा सा चेंज आया है. 2017 से पहले थोड़ा प्लैब का पैटर्न डिफरेंट था. क्वेश्चंस बहुत हद तक रिपीट होते थे, तो सबको लगता था कि वो एक ही क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो वो एग्ज़ाम हो जाएगा. बट इन माई एक्सपीरियंस क्वेश्चंस कैन कम सिमिलर, क्वेश्चंस कैन कम completely different. So you should be prepared to be able to apply your medical knowledge on the question. So don't completely rely कि अच्छा ये मैंने प्लैबेबल कर लिया है तो अब इसी से सवाल आएगा. समटाइम्स वो उस टाइप के जो पास सवाल हैं उनमें ही जीएमसी इज़ रेगुलरली अपडेटिंग द एग्ज़ाम्स, तो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट भी आ सकते हैं. सो बेसिक जो मेडिकल नॉलेज है उसको अच्छा करने के लिए आप ऑक्सफोर्ड हैंड बुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो रिसोर्सेज जीएमसी की वेबसाइट पे हैं उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं. प्लैबेबल इज़ अ गुड रिसोर्स जो सबसे कॉमनली आई हैव सीन यूज़ होता है, इसलिए क्योंकि उनके पास एक क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है. बट इन नो वे शुड वन इंडोर्स दैट अगर प्लैबेबल कर लिया तो बस एग्ज़ाम हो जाएगा. यू नीड ओवरऑल टू सी कि आपका मेडिकल, अगर आपको लगता है कि देयर सर्टेन थिंग्स जो आप लैक कर रहे हो, देन मे बी यू शुड रीड अप योर कोर्स बुक्स ऑल्सो. आई रिमेंबर जब मेरा प्लैब 1 और आइल्स के रिज़ल्ट के आने बुकिंग में टाइम था, सो आई वॉज जस्ट विजिटिंग माई नॉलेज एंड आई जस्ट रेड जो कैप्लन की सीरीज़ की स्टेप 2 सीखे है इंटरनल मेडिसिन की, दैट रियली हेल्प मी यू नो अपडेट माई नॉलेज, या रिवाइज करने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वंस यू ग्रेजुएट उस वक्त तो आपको शायद नॉलेज अच्छी होगी कि आपने एग्ज़ाम्स नए नए दिए हैं, बट ओवर टाइम चीज़ें फेल हो जाती हैं. सो क्वेश्चंस आपको मैनेजमेंट के भी पूछ सकते हैं. अगेन इवन जीएमसी की वेबसाइट पे एक पेज है जहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस हैं, तो आपसे डायग्नोसिस भी पूछ सकते हैं, आपसे टेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो भी पूछ सकते हैं, और मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं, एंड देन जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी पूछ सकते हैं. तो उसके लिए गुड मेडिकल प्रैक्टिस से भी आप रेफ़र कर सकते हो. देन एनएचएस की वेबसाइट है. आपको कोई टॉपिक पढ़े आपको समझ नहीं आ रहा, आप देख लेंगे एनएचएस में उसकी क्या गाइडलाइंस है, आप वो भी पढ़ सकते हैं. प्लैब पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू यू आइडियल टाइम क्या है? सो आइडियली मिनिमम आपके पास 3 मंथ्स होने चाहिए. इससे कम में भी प्रिपरेशन हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आप देखो कि आप एक तो टाइम लिमिट क्रॉस कर रहे हो या आप उसके अंदर कंप्लीट कर रहे हो. प्लैबेबल की ऐप में आपको मॉक्स भी मिलते हैं, तो आप एक दफ़ा जब क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करो देन आइडियली यू शुड गिव योरसेल्फ 1 मॉक टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग. एंड जितनी देर में आप वो ख़त्म कर रहे हैं आपको उसमें भी कुछ और टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो तो आप ऑनलाइन क्लिक कर रहे हो. इन रियल सिनेरियो यू आर शेडिंग द एग्ज़ाम, तो वो उसमें भी टाइम लगता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा फिर आपने उसको पेपर पे शेड किया, सो क्लिकिंग इज़ मच मोर क्विकर. तो एक तो आप अपना टाइम लिमिट के वे अंडर हो, ये आपको होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए. दूसरा आपका हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, डिपेंडिंग ऑन जब आपको क्वेश्चन आ रहा है आप उसको कितना सॉल्व कर पा रहे हो. तो आई थिंक 3 मंथ्स इज़ अ सेफ अमाउंट टू से. बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पास 3 महीने नहीं है तो वो पैनिक करे, बिकॉज आप उससे कम में भी प्रिपेयर कर सकते हो. आई माई सेल्फ टुक लाइक 2 मंथ्स, उसके बीच में भी देयर वाज अ जॉब, सो आप नहीं दे पाते. सो 3 मंथ्स ऑफ गुड 6 to 8 hours डेली मिनिमम, एंड इफ़ यू कैन गिव मोर देन वेल एंड गुड, should be good. But then again, this is, don't take this as the minimum या as
कि ये पत्थर पे लकीर है, क्योंकि हर इंसान को अपनी रिक्वायरमेंट खुद पता है। जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेगा उसको पता है वो कहाँ लैग कर रहा है, क्या उसको कोर्स पढ़ना है, क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स सॉल्व करने हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। सो वो उस पर ज़रूर रिलाई करे कि उसकी पर्सनल नीड क्या है। लैब का एग्ज़ाम कब दिया जाए? एमबीबीएस के बाद भी हमारे पास टाइम होता है, हाउस जॉब से पहले, हाउस जॉब के दौरान का भी एक पीरियड है, और हाउस जॉब के बाद भी एक हमारे पास टाइम है। तो इसमें से आइडियल टाइम आपके नज़दीक कौन सा है प्लेब पार्ट वन निकालने के लिए? प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड थिंग्स आर डिफरेंट। आई गेव प्लैब वन प्री कोविड। उस वक़्त डेट्स आती थी, पड़ी रहती थी, आपको जब बुक करना आप बुक करके जो आपका लास्ट डेट उससे पहले आप कर सकते थे। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि डेट्स जब तक खुलती हैं बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपको जो डेट मिली है कि इस तारीख को नई डेट्स खुलेंगी, आपने उससे पहले अपने आइल्स ओईटी कर लिया। सो अगर आपको जैसे पता है कि अब नेक्स्ट डेट अगले साल के अगले आधे हिस्से के लिए खुलेंगी, मतलब 2024 के जून के बाद वाले टाइम के लिए खुलेंगी, तो जो लोग अभी मेडिकल ग्रेजुएट्स हो गए हैं, इफ़ दे हैव टाइम बिटवीन देयर हाउस जॉब, then they should definitely try to prepare for their English proficiency test and give that and wait for the exam. बहुत पहले भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम्स की वैलिडिटी 2 साल है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव इट अगेन अगेन। तो लोग कोशिश करते हैं कि प्लैब वन और प्लैब टू और रजिस्ट्रेशन के बीच में 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है कि आपको बार बार इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम ना देना पड़े। दैट बीइंग सेड, again, if you have time and you can prepare, then you can give your English language test before your house job and try कि हाउस जॉब के बाद जैसे ही आपको डेट जो सबसे अर्लीस्ट मिल रही है, आप उसमें अपना प्लैब वन दे दें। एंड वंस योर प्लैब वन, इट टेक्स अराउंड 6 weeks फॉर द रिजल्ट्स टू कम। जब आपकी प्लैब वन क्लियर हो जाए तो उसके विद इन 6 months, 3 to 4 months आइडियली, आपको प्लैब टू में क्लियर हो जाना चाहिए। और एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन वंस बोथ द स्टेप्स आर क्लियर। ये था हमारा प्लेब पार्ट वन से रिलेटेड एपिसोड। आई होप प्लेब पार्ट वन से रिलेटेड आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के मज़ीद एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।